नमस्कार, मैं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। इस टाइम मैं सेक्टर 32 RICM रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट चंडीगढ़। और आज यहाँ पर एक मीटिंग थी और इसमें जो मेन है NCCT के डायरेक्टर हैं और कपिल मीणा जी आए थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। बहुत डिटेल में उनसे हमारी बात हुई। और इधर के नॉर्थ के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार जी से बातचीत हुई और उन्होंने पूरा सहकारिता मंत्रालय के बारे में बताया, क्या काम करता है, किस ढंग से सहकार मंत्रालय किस ढंग से लोगों की मदद करता है, क्या आर्थिक लाभ है हो सकते हैं। इससे पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। और ये पूरी आज हमने पूरे जो है अंदर काफ़ी लोग हरियाणा से भी आ रखे थे। और देखिए यहाँ का पूरा फैकल्टी में बहुत ही स्टाफ जो है बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे अभी मीणा जी ने बताया कि उनके पास जो फैकल्टी रखे हुए हैं RICM में PhD तक हैं, तो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और सरकार का जैसे भी लक्ष्य है कि हर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है, तो उसके लिए अभी ये जो है ताबड़तोड़ जो है मीटिंग चल रही है, ट्रेनिंग कैंप चले हुए हैं और एक निर्धारित समय के अनुसार इनको ये पूरा करना होता है। हमारी बातचीत हुई। बातचीत में मीना जी ने क्या कहा आपको पूरी सुनवाते हैं। तब तक पूरी खबरों को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। NCCT नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी कंट्री में कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग का काम देखता है। उसके अंतर्गत NCCT हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उसके अंतर्गत 20 हमारे संस्थान हैं, 20 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि 5 हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट हम कहते हैं RICM, 14 ICMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, और एक नेशनल लेवल का अलग से इंस्टीट्यूट है वैमनीकॉम पुणे में। तो ये कुल मिला के 20 संस्थान हमारे NCCT के अंडर में हैं और अपने अपने एरिया में, राज्यों में वो अपनी ट्रेनिंग्स के कार्यक्रम वहाँ पे करते हैं। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो एक से अधिक राज्य को केटर करते हैं, मतलब 2-3 राज्यों का ट्रेनिंग अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो इंस्टीट्यूट करते हैं। इस तरह से ये सभी संस्थान ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम करते हैं। तो ये ब्रीफ में इंस्टीट्यूट्स का है। और बाकी क्योंकि सहकारिता मंत्रालय से NCCT जो है वो एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, तो वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय द्वारा उसको फंडिंग भी की जाती है। तो जो सैलरीज़ वगैरह हमारी होती हैं, जो हमारी फैकल्टी हैं या हमारे स्टाफ हैं, ऑफिसर हैं, उनकी सैलरीज़ मंत्रालय द्वारा फंडिंग दी जाती है। और बाकी जो भी खर्चा होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंस्टीट्यूट अपने आप खुद रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं अपने रिसोर्सेज से करके। सर, जो आपके सहकारिता के जो ऑलरेडी सदस्य हैं, तो उनको आप किस ढंग से आर्थिक मदद करते हैं? जैसे कि अभी वो वहाँ पर अभी वो सर बोल भी रहे थे कि उनको कुछ जो भी हरियाणा से थे शायद, तो आर्थिक मदद किस ढंग से लोग करते हैं आपको, जो आपके सदस्य ऑलरेडी? देखिए, आर्थिक मदद से ज़्यादा ज़रूरी है कि सहकारी समितियों को हम एक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कंडीसिव एनवायरनमेंट दें। उनको वो उस तरह का माहौल दें कि वो अपने आप ग्रो करें। देखिए, सहकारी समितियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोसाइटी होती हैं, ना वो प्राइवेट कंपनियां हैं, ना वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र समितियां हैं। और कुल मिला के जिस तरह से लोग सहकारी समिति बनाते हैं और सबके कॉमन गुड के लिए या कॉमन सबका वेलफेयर हो उसके लिए काम करते हैं, तो उसको सरकार पे डिपेंडेंसी उनकी होनी भी नहीं चाहिए। और सरकार, देखिए, स्कीम वगैरह तो होती हैं, बीच बीच में आती हैं, लेकिन सरकार का जो अभी मेन फोकस, अगर आप देखें भारत सरकार का फोकस, वो इस पे है कि हम कैसे उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम दें। मान लीजिए उनको कहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसको हम रिजॉल्व करें। पॉलिसी हम ऐसी बनाएं जिससे कि सहकारी समितियाँ और दूसरी एंटिटीज़ से भी की तरह वो भी ग्रो करें और उनको कहीं पे परेशानियाँ ना आए। जैसे कई सारे मुद्दे सहकारिता मंत्रालय ने रिजॉल्व भी किए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अगर आप देखें तो इनकम टैक्स के अंदर में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जहाँ सहकारी समितियों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और कुछ कंपनीज़ या औरों को उसमें कम देना पड़ता था। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने रिजॉल्व करी हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट सेक्टर में उनको, हम एक ग्रो करने का हम उनको एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनको जो है हर चीज़ के लिए फंडिंग दें। सर, इसमें सारी की सारी फंडिंग सेंट्रल से होती है या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई रोल प्ले करती है? किसमें? आपकी जो RICM की वो है, हाँ, जितने पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं आप लोग, तो उसके लिए क्या सेंटर से ही सारी फंडिंग होती है या स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है उसमें? नहीं, इसमें आप देखिए 2 चीज़ें हैं। मतलब जो ट्रेनिंग्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग्स होती हैं,
स्टेट गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग्स होती है। मान लीजिए RICM चंडीगढ़ है, ये 3-4 राज्यों को केटर करता है। यहाँ पे पंजाब या हरियाणा स्टेट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि भाई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आप ट्रेन कीजिए, इनके पास यहाँ पे RICM में रिक्वेस्ट आती है। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने पड़ते हैं इनको, क्योंकि हर चीज़ के लिए फंडिंग नहीं होती है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है या स्टेट की भी स्कीम में होता है। तो स्टेट की कोई स्कीम है, उसमें ट्रेनिंग का कोई कंपोनेंट है और उसमें फ़ंड है। तो वो फंड जो है इनको कहते हैं कि हम आपको फ़ंड भी दे देंगे इसके लिए। तो उस तरह से कई जगह फंडिंग भी होती है और कई विदाउट फंडिंग भी होती है। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग। अभी सबसे बात हो रही थी कि फाइनेंशियल फंडिंग लेवल तक देते हैं आप। हाँ, कोई क्या लेवल रहता है, कुछ है कुछ? फाइनेंशियल फंडिंग लेवल तक मतलब कोई बंदा कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, कोई बंदा आता है, नहीं मिलते हैं आपके पास आके, सोसाइटी आपकी कोऑपरेटिव बनती है और वहाँ पर आपको कोई पायलट प्रोजेक्ट के लिए आप किस तरह की फंडिंग देते हैं? नहीं, देखिए फंडिंग का थोड़ा इसमें समस्या भी रहती है, क्योंकि हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनमें बहुत ही कम ऐसी समितियां हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हैं, बहुत बड़ी हैं। और थोड़ा सा इनके क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। जैसे अभी सरकार की स्कीम है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने, हाँ तो उसमें सहकारिता मंत्रालय का क्या योगदान रहता है? हाँ, उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है सहकारिता मंत्रालय का और सहकारी समितियों का। और ये भारत सरकार का भी ये मानना है कि एक चीज़ जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं कि उसमें अगर आपको रूरल डेवलपमेंट की आप बात करो या फार्मर्स की वेलफेयर की बात करो या फार्मर इनकम डबल करने की बात करो या डबल से भी ज़्यादा करने की, तो उसमें एक बहुत ही इफ़ेक्टिव माध्यम जो वो चीज़ कर सकता है वो सहकारी समितियाँ हैं। अगर अच्छी सहकारी समितियाँ हम बनाएं सब जगह और वो अच्छे से काम करें, तो वो जितने मेंबर्स होते हैं उन सबकी आय बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ती है। तो बहुत अच्छा माध्यम है सहकारिता इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप कह रहे हैं। अभी कौन जैसे बात है कि सेंटर से नोटिफिकेशन तो आ जाती है, लेकिन उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या करें? और अगर हम लेबर की भी बात करें, अगर हम चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं, तो लेबर लॉज की बात करें तो बहुत इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे वर्कर्स PGI बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर लेबर अपने बोनस के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लेबर लॉज की तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, इस पर ये हमारे NLCF के MD हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन और नोटिफिकेशन जो आप कह रहे हो, नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, सेंटर से कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि एक तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, कोऑपरेटिव्स भी स्टेट सब्जेक्ट है और लेबर सोसाइटीज़ तो फिर पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट ही है। तो जो नोटिफिकेशन की वो चर्चा कर रहे थे, वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेबर लॉज में नोटिफिकेशन इशू करते हैं। कुछ स्टेट्स ने बेसिकली ये है कि कुछ स्टेट्स ने हमारी लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक प्रेफरेंस दे रखी है, कुछ स्टेट्स ने दी है, कुछ ने नहीं दी है। और हर स्टेट में उनकी जो कंडीशन है वो अलग है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की एक लिमिट फिक्स करिए कि जो छोटे काम होंगे, मान लीजिए 50 लाख तक के काम हैं, उनको विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस और विदाउट जो नॉर्मल उनका प्रोसेस होता है उसके बिना सीधे लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जा सकता है। इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन हैं जो कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इशू किए। तो उससे क्या होता है कि जो लेबर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको काम मिलता है, और उनको काम मिलने का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी एक आदमी की नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब मेंबर्स की बराबरी का हिस्सा होता है। तो अगर एक लेबर कोऑपरेटिव में 500 मेंबर हैं, तो एक काम मिलने से उन 500 मेंबर्स की जो है मतलब उनका भला होता है और उनको जो है उसमें इनकम भी होती है, उनको काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो उस तरह से लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, ये हमारा भी मानना है। आपने बात करी कि कोऑपरेटिव एजुकेशन के लिए आप स्कीम लाने जा रहे हैं, नहीं तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि योजना लाने से क्या लाभ मिलेगा? देखिए योजना तो अभी पाइपलाइन में है, तो उसकी ज़्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर आपसे नहीं कर सकता, लेकिन मतलब लाने का हमारा प्लान है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और ये स्कीम पहले भी हुआ करती थी, कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग की स्कीम्स पहले भी होती थी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नंबर बहुत बड़ा है, जो मैं आपको वहाँ बोल रहा था। 8 लाख सोसाइटीज़ हैं, 28 करोड़ मेंबर हैं। तो वो जो 28 करोड़ मेंबर हैं उनको कभी ना कभी अगर आप ट्रेनिंग दे के उनकी राइट्स ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए। जो कुछ समितियों में आपने देखा होगा, सहकारी समितियों में कोई गड़बड़ी की कभी न्यूज़ आती हैं, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल है।
तो उस उद्देश्य के साथ एक स्कीम लाने की योजना है कि आने वाले समय में एक स्कीम हो जिसमें बेसिक अवेयरनेस कम से कम हम दे पाएँ मेंबर्स को। एक जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, और रूरल एरिया में बहुत बड़ा नंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, फार्मर्स बहुत बड़े नंबर में कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, तो उनको बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि उनकी बेसिक राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें उनको अपने CEO से, अपने बोर्ड से पूछना चाहिए। जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, AGM होती है, उसमें उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी समितियों की एक पारदर्शिता भी हो उनमें, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो। ताकि समितियों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी समितियों की एक पारदर्शिता भी हो उनमें, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, ताकि समितियों की जो एक प्रोग्रेस है या उसकी ग्रोथ है उसमें सभी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें। वरना होता यह है कि अगर एजुकेशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस नहीं है तो कई सदस्यों को जानकारी नहीं होती कि हमारी समिति में क्या चल रहा है, और वहाँ सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बैठ के कोई निर्णय ले लेते हैं या कोई चीज़ कर देते हैं। तो इसमें मेन RICM का क्या रोल रहता है? सहकारिता मंत्रालय की उसमें RICM का मेन क्या रोल है? RICM चंडीगढ़ का आप जानना चाह रहे हैं? मैं केवल बात कर रहा हूँ। RICM और ICMs तो मतलब एक तरह से सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ रीजनल इंस्टीट्यूट हैं वो बड़े एरिया को कैटर करते हैं, थोड़े बड़े हैं, और बाकी जगह ICMs हैं। तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जिस तरह से RICM चंडीगढ़ है, यहाँ पे जैसे राजीव जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर से लेके और पंजाब, हरियाणा तक हमारा और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो यही इंस्टीट्यूट कैटर करता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वो सारा एरिया। तो इनका रोल ये है कि इन राज्यों में जो राज्य का एरिया RICM को दिया गया है, इनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ट्रेनिंग कराएं, अवेयरनेस करें। और ट्रेनिंग अवेयरनेस कोई एक टाइम का मतलब काम नहीं है, एक बार का, इसको कंटिन्यूसली करना भी बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर उनको अपडेट करें, हम लोग बताएं उनको, क्योंकि उनमें अवेयरनेस कम होती है मेंबर्स में। तो RICM हमारा टेक्निकल विंग है, और RICM में जो फैकल्टी होती हैं वो सब कोऑपरेटिव के मतलब ज्ञाता हैं, कोऑपरेटिव में पढ़े हुए हैं, PhD किए हैं, मतलब अच्छे जो हैं वो सारे जानकार हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, RICMs एक तो कोर्स डिज़ाइन करते हैं जिस तरह की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट की बेसिस पे काम करते हैं। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहते हैं कि आप लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करके और उनकी ट्रेनिंग्स करवाइए, और उसके लिए कोई फंडिंग भी वो देने के लिए तैयार है, और फंडिंग नहीं भी है तो भी ये करते हैं। तो RICM उसके लिए कोर्स डेवलपमेंट, कोर्स डिज़ाइनिंग का काम भी करता है, और फिर उनकी ऑन कैंपस यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने का काम भी करता है। कई बार ऑफ कैंपस भी ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ कहीं जाने की ज़रूरत होती है तो हमारी फैकल्टी जाके वहाँ पर भी ट्रेनिंग देती है। तो उस तरह से इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि फील्ड में हमारे जो विंग है एजुकेशन ट्रेनिंग का वो यही है, ICMs और RICM। तो अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो ओवरऑल कंट्री में एजुकेशन ट्रेनिंग का सिस्टम हमारा बेटर होगा। तो आने वाले समय में कोई रिसेंट नया ट्रेनिंग में ट्रेनिंग्स तो देखिए कई सारी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, वो चलती रहती हैं, और नए कुछ प्रोजेक्ट जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि एक नई स्कीम लाने की योजना है, उसी का एक पायलट प्रोजेक्ट भी अभी चल रहा है। एक ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में यहाँ चंडीगढ़ कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट। और उसके अलावा एजुकेशन ट्रेनिंग में अभी तो कई चीज़ें पाइपलाइन में और भी हैं, आगे आने वाले टाइम में आएंगी। और सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो NCCT जो हमारा ये विंग है उसको ज़्यादा मजबूत और सशक्त करने के लिए मंत्रालय भी उसको पूरी प्रेफरेंस दे रहा है, ताकि अभी आज की डेट में हम पूरे साल में अगर आप देखें तो करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को हम ट्रेन कर पाते हैं NCCT के सारे इंस्टीट्यूट मिल के। बट मंत्रालय की सोच यह है कि आने वाले समय में ये कैपेसिटी हमारी बढ़े और कई गुना बढ़े, तो हम उसको बढ़ा के 10 लाख, 20 लाख और आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन करें हर साल। तो उस मामले में NCCT की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।